नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में। आमोला शील शुक्ला आपके साथ और देश दुनिया की हर खबर से रूबरू करवा देते हैं आपको बड़ी खबर में। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में आंदोलन हो और इसका असर चुनाव पर ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हां, इसकी ताजा बानगी पंजाब में देखने को मिल रही है। पंजाब में निकाय चुनाव हुए और उसका नतीजा आया, जिसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगते देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी की पुरजोर मुखालफत करने वाली पार्टी यानी कांग्रेस इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। कृषि आंदोलन का असर चुनाव पर भी देखने को मिलने लगा है। मालूम हो कि पिछले साल से कुछ किसान संगठन नए कृषि बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस नए बिल से हम उद्योगपतियों के गुलाम हो जाएंगे और हमारा नुकसान होगा। मालूम हो कि नए बिल के विरोध में ज्यादातर हरियाणा, पंजाब और उसके अगल बगल के राज्यों में ज्यादा विरोध देखने को मिला है। इसलिए अब इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी अब खुलकर इस आंदोलन के समर्थन में भी आ गई है, जिसका फायदा भी कांग्रेस को पंजाब के निकाय चुनाव में होता देखा जा रहा है। राज्य में कुल 117 निकायों पर 9,000 से अधिक प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। पंजाब में अभी कांग्रेस की सरकार है। इधर किसान आंदोलन के चलते पंजाब के निकाय चुनाव दिलचस्प होने की बात मानी जा रही है। जैसे जैसे चुनाव रिजल्ट सामने आए, हर जगह से बीजेपी को निराशा हाथ लगी। वार्डों में कांग्रेस और अकाली दल का ही परचम लहराया। कुछ जगहों पर आप का प्रदर्शन भी ठीक रहा, लेकिन बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि बीजेपी सरकार में मंत्री रहे तीक्ष्ण सूद की पत्नी तक चुनाव हार गई। निकाय चुनाव में बीजेपी को मायूसी हाथ लगी है और इसके पीछे वजह किसानों का गुस्सा माना जा रहा है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में है और निकाय चुनाव के नतीजों में यह साफ झलक रहा है। पंजाब के ज्यादातर वार्ड में कांग्रेस को भारी मतों से जीत हासिल हुई है। मालूम हो कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था और इस चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली थी। अब जब चुनाव से पहले कांग्रेस को जीत मिली है तो कांग्रेस इसे पाकर गदगद हो गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजियों से लगातार हवा बदल रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बयानबाजियों का दौर भी तेज होता दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में जय श्री राम के उद्घोष से बिफरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के नेता अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मां दुर्गा के ऊपर दिए गए बयान पर घेर रहे हैं। जारी विवाद के बीच दिलीप घोष ने अपने बयान पर सफाई पेश की है। बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी ने जैसे अपने अपने वोट के लिए देवता गढ़ लिए हैं। बीजेपी जय श्री राम के नारे लगा रही है तो टीएमसी मां दुर्गा पर बीजेपी को घेर रही है। देवी देवताओं के मंत्रों के बीच चुनावी तंत्र साधे जा रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी से हमें धर्म सीखने की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी को धर्म का ज्ञान नहीं है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी देवी दुर्गा और राम को लेकर एक विवादित बयान भी दिया था, जिसके बाद टीएमसी बीजेपी पर काफी हमलावर हो गई है। देवी देवताओं पर जारी रसाकसी के बीच दिलीप घोष ने अपने बयान पर सफाई पेश की है। दिलीप घोष ने अपने पुराने बयान का बचाव करते हुए कहा कि मैंने कहा था दुर्गा का राजनीति से क्या लेना देना है, दुर्गा देवी है। घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कोलकाता में आयोजित एक इंटरव्यू के दौरान घोष ने विवादित बयान दिया था।
इंटरव्यू में टीएमसी नेता को जवाब देते हुए दिलीप घोष ने कहा था, भगवान राजा थे, गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी, दुर्गा पता नहीं कहां से ले आते हैं। दिलीप घोष का यही बयान बीजेपी के गले की फांस बन गया है। बंगाल में मां दुर्गा का दर्जा सबसे ऊपर माना जाता है, वहां आस्था के केंद्र में दुर्गा का नाम ऊपर आता है। लिहाजा टीएमसी ने दिलीप घोष के बयान के बाद से ही पूरी बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। टीएमसी मांग कर रही है कि दिलीप घोष अपने बयान पर माफी मांगे। दिलीप घोष ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है और अपने बयान का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि दुर्गा का राजनीति से क्या लेना देना है। इसके अलावा सरस्वती पूजा को बड़े आयोजन के रूप में मना रही टीएमसी के प्लान पर दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए सरस्वती पूजा कर रही है। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में इन दिनों काफी तूल पकड़ा है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद कई नेताओं ने ट्वीट किए थे और सरकार से सवाल पूछा था। किसान आंदोलन के हाईलाइट होने का लेवल भी पहले की ही तरह है, पर अब टूलकिट मामले में निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानूनों के विरोध में देश में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था और उसके बाद किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले ने पूरे इलाके में नया बवाल खड़ा किया था। टूलकिट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी भी हुई थी। देश में इस तरह के मामले में दिशा की पहली गिरफ्तारी हुई। अब भारत विरोधी टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। मुंबई हाईकोर्ट ने निकिता की गिरफ्तारी पर 3 दिन की रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते की अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें 25,000 का बॉन्ड भरने का आदेश भी दिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। निकिता जैकब के वकील की ओर से अदालत में दलील दी गई है कि दिल्ली की कोर्ट ने जो निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था वो गलत संदर्भ में जारी किया गया था। साथ ही उनके वकील ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि वो फरार नहीं हुई थी और न रहेंगी, वो पूरी तरह से सहयोग कर रही है। इससे पहले कोर्ट में सरकारी वकील ने निकिता को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। निकिता और उनके साथी शांतनु के ऊपर आरोप लगा था कि दोनों खालिस्तानी समर्थकों के संपर्क में थे, जिन्होंने कथित टूलकिट को बनाने में सहायता की थी। ये वही टूलकिट थी जिसे दिशा रवि ने क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा को भेजा था। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का मानना है कि निकिता जैकब का रोल काफी बड़ा है और वे एक तरह से कमिटेड ऑपरेटर है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द निकिता उनकी पकड़ में आए ताकि इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा निकिता के बारे में बताते चले कि उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया है। उसमें उन्होंने अपने परिचय में बताया है कि वह एक वकील हैं, साथ ही सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करती रहती हैं। जानकारी के मुताबिक निकिता अपने बारे में कहती हैं कि उसे कोई भी आसानी से प्रभावित कर सकता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही हैं, तो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम है। भारतीय लोग 1 लीटर कच्चे तेल की तुलना में पेट्रोल के लिए 4 गुना भुगतान कर रहे हैं। लेकिन अगर तेल पर कुछ टैक्स कम हो जाए तो ऐसी त्राहिमाम से बचा जा सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। एक और कोरोना के चलते लोगों की आमदनी में काफी कमी आई है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने पहले से आम जनता की कमर तोड़ दिया था। ऊपर से महंगाई की मार झेल रहे लोगों को डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ रहे दाम ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं, जिसके चलते जनता त्राहिमाम कर रही है। दरअसल आज कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $63.57 प्रति बैरल के आसपास है
और दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 89 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गया है। जबकि यूपीए के दूसरे कार्यकाल में 2009 से लेकर मई 2014 तक क्रूड की कीमत 70 से लेकर $110 प्रति बैरल तक थी। लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत 55 से 80 रुपए के बीच ही रही, क्योंकि उस वक्त टैक्स का बोझ कम था। बता दें कि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी हैं। इसका मतलब है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो रिटेल कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा नहीं होता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में 13% की गिरावट के बावजूद भारत में कहीं अधिक कीमतों पर पेट्रोल बिका है। जनवरी 2020 में कोरोना लॉकडाउन से पहले क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 29 रुपए प्रति लीटर थी, लेकिन ग्राहक तक आते आते 1 लीटर पेट्रोल के लिए 78 रुपए खर्च करने पड़े। फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में कटौती के बाद भी महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ा। एक भारतीय ग्राहक को पेट्रोल भरवाने के लिए क्रूड ऑयल की कीमत की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक खर्च करने पड़े। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बेलगाम तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। आज लगातार 9वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 25 पैसे बढ़ गई है। इसके बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर और 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान के श्री गंगानगर में सामान्य पेट्रोल 100 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल का भाव 96 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं अन्य शहरों में भी पेट्रोल डीजल के दाम रोज नए रिकॉर्ड स्तर को छू रहे हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर खबरों में पेंगोंग झील, फिंगर 4 क्षेत्र और एलएसी का जिक्र लगातार हो रहा है। हाल में कहा जा रहा है कि चीन ने फिंगर 4 क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया है। चीन ने यहां अपने निर्माण कार्य को भी ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इसे भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि यह फिंगर है क्या? दोनों देशों के बीच संबंधों में फिंगर 4 की क्या भूमिका है? आइए हम आपको बताते हैं कि सारे फिंगर क्षेत्र और एलएसी के बारे में। भारत और चीन के बीच फिंगर 4 और फिंगर 8 को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। आखिर ये फिंगर्स क्या हैं? दरअसल कुछ वर्षों से चीन पेंगोंग झील के किनारे सड़कों का जाल बिछा रहा है। इसकी शुरुआत चीन ने तब की जब 1999 में भारत अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कारगिल की लड़ाई में उलझा हुआ था। तब चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए इस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। चीन ने भारत की सीमा में झील के किनारे 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी। पेंगोंग झील के किनारे बंजर पहाड़ियां हैं। इनको स्थानीय भाषा में छांग छेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए भाग को भारतीय सेना फिंगर कहती है। दरअसल पेंगोंग झील के किनारे पहाड़ की आकृति कुछ इस तरह से है कि यह उंगलियों की तरह प्रतीत होती है, इसलिए इन्हें फिंगर कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 8 है। भारत का दावा है कि एलएसी की सीमा फिंगर 8 तक है, जबकि चीन का दावा है कि फिंगर 2 तक ही एलएसी है। आठ साल पहले चीन की सेना ने फिंगर 4 पर स्थायी निर्माण की कोशिश की थी। उस वक्त भारत के विरोध के कारण इसे ध्वस्त कर दिया गया।
भारत का नियंत्रण फिंगर 4 तक ही है। फिंगर 8 पर चीन का सैन्य पोस्ट है। पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों की सेना का आमना सामना होता है। ताजा तनाव के बाद भारतीय सेना ने अपनी गश्ती को फिंगर 8 तक कर दिया है। मई में भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिंगर 5 के इलाके में संघर्ष हुआ था। चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 4 से आगे बढ़ने से रोक दिया था। अब आपको एलएसी के बारे में बताते हैं। एलएसी भारत और चीन के बीच वह रेखा है जो दोनों देशों की सीमाओं को अलग अलग करती है। दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर अपने अपने क्षेत्र में लगातार गश्त करती है। भारत चीन सीमा को विभक्त करने वाली एलएसी 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पहला सेक्टर अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक है। दूसरा सेक्टर हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से सटा हुआ है। तीसरा सेक्टर लद्दाख है। पूर्वी लद्दाख एलएसी के पश्चिमी सेक्टर का निर्माण करता है, जो कि काराकोरम पास से लेकर लद्दाख तक आता है। दक्षिण में चुमार है, जो पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। यह पेंगोंग झील पूरी लद्दाख में 826 किलोमीटर के बॉर्डर के केंद्र के एकदम करीब है। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। बड़ी खबर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।